जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसरावलियाँ। बच्चों, आज का टॉपिक मैंने उठाया है, बहुत सारे बच्चों का डिमांड आ रहा था, फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था, तो इसलिए आज हमको जो है यह पढ़ाने के लिए फिर अनुमति मिली है कि बच्चे चाहते हैं कि इसको मैं पढ़ा दूं। तो फिर से देखिए बच्चा, न्यूटन के गति विषयक नियम के बारे में। न्यूटन ने जब वस्तुओं की गति का निरीक्षण करने के पश्चात जब 3 नियम बनाया, तो पहले नियम में उन्होंने ये बताया है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर रहेगी, और यदि गतिशील है तो एक समान चाल से वो चलती रहेगी। पूछे कब तक? तो जब तक उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। प्रथम नियम क्लियर हो गया बेटा। यदि कोई वस्तु स्थिर है, क्योंकि न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम ये है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर रहेगी, और यदि गतिशील है तो एक समान चाल से चलती रहेगी। पूछे कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो इसका क्या मतलब है? अगर कोई वस्तु स्थिर है अच्छा, अगर अलमारी में कोई पुस्तक रखा हुआ है तो सदैव वह उसी स्थिति में रहेगा। आता पूछे क्यों? आता क्योंकि जब तक हम उस पर बल नहीं लगाएंगे तो उसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होगा। और उसी तरीके से अगर साइकिल के चक्के को एक बार चला करके हम छोड़ दें तो वो आजीवन चलता रहेगा, वो कभी रुकेगा नहीं। लेकिन आप जब प्रयोग करते हो तो क्या पाते हो? अगर साइकिल के चक्के को चला करके छोड़ दो तो कुछ समय बाद रुक जाता है। ठीक है, रुक जाता है। आइए थोड़ा सा हम विस्तार इसको खोल देते हैं ताकि पूरा दिमाग में समझ में आ जाए। बेटा, इसको ऐसे करना है कि अगर मान लो कोई साइकिल है, ठीक, और वह साइकिल जो है छत के ऊपर पड़ी हुई है 10 साल से। मेरे दादाजी की साइकिल है और 10 साल से छत पर पड़ी हुई है। अब बोलो, वो बरसात झेला, धूप झेला है, इसके बाद उसमें क्या लग गया होगा? जंग। उस साइकिल को तुम बच्चा खड़ा करो, और खड़ा करके तुम उसके चक्के को जो है एक निश्चित बल लगाओ, जैसे 10 न्यूटन 15 न्यूटन का बल लगा करके उसे तुम क्या करो? चलाओ। तो सपोज करो निश्चित हम बल करते हैं कि हम उसको जो है 10 न्यूटन का बल लगा करके चला करके छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या देखोगे कि 5-6 बार जो है वो चल करके कड़कड़ा करके क्या हो जाएगा? रुक जाएगा, और फिर नहीं चलेगा। चलो, अब क्या करना है? हम फिर से उसमें जो है ना कुछ तेल डाल देते हैं। उस चक्के में हम क्या डाल दें? तेल डाल दें। आज जैसे ही तुम बच्चा तेल डाल करके आप फिर चलाओगे, उसी 10 न्यूटन के बल का फिर से प्रयोग करो। तो 10 न्यूटन के बल का फिर से हम प्रयोग करेंगे, तब क्या होगा? तो अब जो है जो 6-7 बार चल करके रुका हुआ था, अब 17-18 बार 20 बार चल करके रुका। ठीक, अच्छा, फिर एक काम करो उसकी जितनी कपलिंग वगैरह है, जो छर्रे वगैरह हैं, उसको क्या करो? तुम जो है नया कर दो, और नया करके जो है उसमें बढ़िया से जो है ग्रीस वगैरह लगा दो। यानी बिल्कुल टोटल जो है ना उसकी धुरी पर क्या करो? बढ़िया से जो है जहाँ घर्षण हो रहा है वहाँ जो है क्या करो? बढ़िया से जो है नए छर्रे लगा दो, ग्रीस लगा दो। अब फिर तुम जो है 10 न्यूटन का बल लगा करके देखो, वो क्या होगा? वो 100-200 बार घूमना शुरू कर देगा। तो वही 10 न्यूटन का बल बेटा पहले जो है 6-7 बार चल करके रुक गया था, वही 10 न्यूटन का बल 17-18 बार 20 बार चल करके रुक गया था। आज जैसे पूरे पार्ट्स को हम क्या करने जा रहे थे कि नया करके जैसे उसके पार्ट्स को, और फिर उसको चला करके छोड़ा, वो 200-300-400 बार घूम रहा है, 500 बार घूम रहा है। इसका वही न्यूटन बल है, वही 10 न्यूटन का बल है। ये बेटा अगर कुछ ऐसा करो कि धीरे धीरे, क्योंकि ये घर्षण जो हो रहा है धुरी पर, उस पर जो रुकावट पैदा हो रही थी, उसको धीरे धीरे क्या करो? निकालना तुम शुरू कर दो। और एक स्थिति ऐसा सोच करके देखो कि अगर इसी तरीके से उस 10 न्यूटन के बल को लगा करके छोड़ दें, एक चाल दे दें, और उसमें से सारा जो है ना जितने भी रुकावट वाली चीज़ें हैं सब हट चुका है, तब बोलो अब क्या होगा? अगर एक बार चला करके छोड़ दोगे ना तो वह आजीवन क्या होता रहेगा? चलता रहेगा, क्योंकि अब उसके ऊपर कोई घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है, यानी बाहर से कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई मैंने क्या कहा? तो न्यूटन ने इस प्रकार से प्रयोग करके ये पहला बताया कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव स्थिर रहेगी, और यदि गतिशील है तो एक समान चाल से चलती रहेगी। बोलो कब तक? जब तक कि उसके ऊपर कोई हम बाह्य बल न लगाएं। क्लियर हो गया? देखो, पृथ्वी हमारी है ना, अपनी धुरी पर 900 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर रही? चक्कर लगा रही है। जरा सोच के देखो कि इतना तेज चाल है इसका,
जो चला रही है, लेकिन जो है इसमें थोड़ा भी परिवर्तन नहीं होता है, वो एक ही निश्चित चाल से क्या हो रही है, चल रही है, ठीक है ना। तो अब वो इसका जो वेग है वो क्या है, निश्चित है, और इसको अगर रोकना होगा तो क्या करना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा, तब न रुकेगी। तो खैर छोड़िए, हमारा टॉपिक यहाँ से इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, और गतिशील है तो एक समान चाल से चलती रहेगी। बोले कब तक, जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो याद कर लीजिए प्रथम नियम, क्लियर। स्थिर है तो स्थिर रहेगी, अगर गतिशील है तो एक समान चाल से चलती रहेगी। कब तक, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो न्यूटन ने गति विषयक नियम जो अपना प्रथम दिया उस पर ये बता दिया। क्लियर हो गया, मैंने आपको समझा दिया। ये बेटा जो न्यूटन का प्रथम गति विषयक नियम होता है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो पूछे जड़त्व क्या है और जड़त्व का नियम क्यों कहेंगे, तो समझिए अब। ठीक है ना, जड़त्व किसे कहते हैं, किन्हीं वस्तुओं का वह गुण जो स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थता व्यक्त करती है। ध्यान से सुने मेरी बात फिर से, किन्हीं वस्तुओं का वह गुण जो स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन करने की असमर्थता व्यक्त करती है। तो वस्तुओं के इस गुण को हम कौन सा गुण कहते हैं, जड़त्व गुण कहते हैं। ठीक है, अब असमर्थता का मतलब क्या, कि अगर कोई वस्तु स्थिर है तो अपनी अवस्था में स्वयं परिवर्तन नहीं कर सकती, और एक समान चाल से अगर चल रही है तो उसके चाल में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यानी वस्तु का वह गुण जो स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन न करे, तो वस्तु के इस गुण को हम क्या कहते हैं, जड़त्व गुण कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अब एक चीज़ और जानेंगे कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है, उन वस्तुओं का जड़त्व गुण भी उतना ही अधिक होता है। ध्यान रखिएगा, जड़त्व गुण जितना ही अधिक होता है किसी भी वस्तु का, तो इसका मतलब कि उसका द्रव्यमान क्या होता है, अधिक। से समझिए, एक बेटा छोटा पंखा जो है, एक बड़ा ही पंखा ले लो, बड़ा पंखा ले लो और एक छोटा पंखा ले लो। ठीक है, एक पंखा का पत्ती जो है प्लास्टिक का बना लो, एक पत्ती जो है पंखे का भारी बना लो। आप भारी बना करके दोनों को एक ही स्पीड दो, क्या देखोगे, जो हल्का है ना तुरंत स्पीड में आ जाएगा, और जो भारी है ना वो धीरे धीरे जो है स्पीड लेगा। अच्छा, आज जैसे ही दोनों का स्विच एक साथ बंद करो तब क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, जो पहले तेज़ी से चला था यानी हल्का जो पंखा था प्लास्टिक वाला, वो तुरंत ही क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जबकि भारी वाला क्या होगा, अभी देर तक चलता रहेगा। ठीक है ना, तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों देर तक चला, तो देर तक इसलिए चला क्योंकि उसके अंदर जड़त्व का गुण अधिक है। अब पूछे कि जड़त्व का गुण का मतलब क्या है, तो फिर समझिए, बेटा जब तुम साइकिल चलाते हो तो जैसे ही क्या पॉडल चलाना बंद कर दे तो स्पीड में हो, आज जैसे ही पॉडल को चलाना बंद कर दे तो क्या तुरंत रुक जाती है साइकिल, नहीं ना रुकती है, कुछ चल कर के रुकती है। ठीक है, तो जो उसका गुण है वो चलने वाला है, लेकिन वो जो है अगर कोई रुकावट या सड़क का घर्षण न होता तो फिर क्या होता, उसी तरीके से चलता रहता, कोई परिवर्तन न हो पाता। ठीक है, उसी तरह से रहता है। दूसरी भाषा में हम समझ सकते हैं कि अगर एक कार को रोकना हो या एक ट्रेन को, तो किसको रोकना आसान है, तो कार को। तो पूछे क्यों, तो इसलिए क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या है, कम है। और ट्रेन कैसी है, तो ट्रेन तो बहुत भारी है, बहुत उसका जड़त्व गुण अधिक है। इसलिए जब ट्रेनें चला करती हैं ना, तो जब अगला स्टेशन आने को होता है ना, 2-3 किलोमीटर पहले ही जो है ना ड्राइवर क्या करता है, उसके इंजन को बंद कर देता है। फिर भी जो है वह ट्रेन क्या होती है, वो चलते चलते आकर के स्टेशन पर खड़ी हो जाती है, रुक जाती है। अगर कार में अगर इस तरह से एक साथ दोनों का चाल अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा चाल जो है ट्रेन का भी है, और किसी कार का भी हम 100 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल ले लें, और उसके लिए समतल हम स्थान दे दें और दोनों का इंजन एक साथ बंद कर दें, तो ध्यान रखिए कार जो है कुछ दूरी पर आकर के रुक जाएगी, लेकिन जो हमारी ट्रेन होगी वो बहुत दूर तक चलती रहेगी। ठीक है, तो बस सिर्फ मतलब ये है कि जिन वस्तुओं का द्रव्यमान अधिक होता है उसका जड़त्व गुण भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, तो जड़त्व क्या है,
तो किन्हीं वस्तुओं का वह गुण है जो स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं करती है, तो वस्तुओं की इस गुण को ही हम क्या कहते हैं, जड़त्व गुण कहते हैं। जिन वस्तुओं का द्रव्यमान जितना ही अधिक होता है उसका जड़त्व गुण भी उतना ही अधिक होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटा कि जड़त्व कितने प्रकार का होता है। तो जड़त्व 2 प्रकार का होता है। जड़त्व कितने प्रकार का, 2 प्रकार। तो पूछे कैसा कैसा होगा, तो एक होता है बेटा विराम जड़त्व, विराम जड़त्व, ठीक है, एक होता है विराम जड़त्व। और दूसरा क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि अब आपको हम पूरी परिभाषा बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, आप जो है वीडियो रोक रोक करके मेरी बात को सुनिए, वैसे एक बार में ध्यान से सुनिए तो अभी याद हो जाएगा। एक होता है बेटा तुम्हारा जड़त्व, गति जड़त्व, ठीक है ना, ये इसको बोलते हैं ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मोशन, ठीक है ना। अब पूछिए कि विराम जड़त्व क्या है, तो ध्यान दीजिए, विराम जड़त्व वो होता है जो कोई वस्तु के ऊपर, ठीक है ना, ये जड़त्व है। विराम जड़त्व क्या होता है समझिए। विराम जड़त्व का मतलब ये होता है कि वस्तु स्थिर है, ठीक है, तो इस प्रकार से उसको हम कहते हैं विराम जड़त्व। यानी विराम जड़त्व वह जड़त्व है जो गतिशील नहीं है, यानी वस्तु क्या है, रुकी हुई है। फिर वही बात आती है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो सदैव क्या रहेगी, स्थिर रहेगी, तो इसी को हम कहते हैं विराम जड़त्व, ठीक है। अच्छा, फिर गति जड़त्व क्या है, तो उसी तरीके से यदि कोई वस्तु एक समान चाल से, एक समान वेग से चल रही है, ठीक है ना, अगर बाहर से कोई बल नहीं लगाया जाएगा तो वह वस्तु जो है एक समान चाल से वैसे ही क्या होती रहेगी, चलती रहेगी। अब हम चाहते हैं कि जड़त्व के इस मान को तोड़ दिया जाए, तो तोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, बाहर से बल लगाना चाहिए। जैसे ही किसी वस्तु के ऊपर बाहर से जब बल लगा दिया जाएगा तो अगर ये विराम की अवस्था में है तो क्या हो जाएगा, गति में आ जाएगा, और यदि गति की अवस्था में है तब क्या होगा, तो वो जो है या तो रोक सकते हो या फिर उसकी गति को कम कर सकते हो या गति को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो ये जो है तब होगा जब हम इसके ऊपर बाहर से कोई बल लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका जड़त्व, किन्हीं वस्तुओं का वह गुण जो स्वयं अपनी अवस्था परिवर्तन करने में असमर्थता व्यक्त करती है। वस्तुओं के इस गुण को हम जड़त्व गुण कहते हैं। जड़त्व 2 प्रकार का होता है, एक होता है विराम जड़त्व, दूसरा होता है गति जड़त्व। विराम जड़त्व वह होता है जब वस्तु जो है स्थिर अवस्था में रहती है और उसके अंदर कोई गति नहीं रहता है, तो इस प्रकार की वस्तु को हम जो है विराम जड़त्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। और गति जड़त्व, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही होती है तो उस वस्तु के ऊपर अगर कोई बाहर से बल नहीं लगेगा तो उसकी गति को हम क्या कहते हैं, गति जड़त्व कहते हैं, ठीक है बेटा। तो जड़त्व क्या है, विराम जड़त्व क्या है और गति जड़त्व क्या है, ये आपने जान लिया। अब आगे हम जो टॉपिक उठाने जा रहे हैं उसके बारे में समझिए, ठीक है। अब हम बताने जा रहे हैं आपको रेखीय संवेग। सबकी परिभाषाएं बोर्ड के ऊपर लिखना संभव नहीं है, जो मैं बोलता जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुने और वीडियो का क्लिक रोक रोक करके जो है ना अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा। आगे का टॉपिक हम उठा रहे हैं रेखीय संवेग। रेखीय संवेग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बच्चा लीनियर मोमेंटम। रेखीय संवेग, ध्यान रखिएगा, रेखीय माने क्या, सीधी रेखा में गति करता है। जब कोई पिंड या कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है तो उस वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का जो गुणनफल होता है ना, उसी को हम रेखीय संवेग कहते हैं। एक होता है बेटा रेखीय संवेग आघूर्ण। तो जब कोई पिंड जो है किसी अक्ष के परितः घूमता है तो उस स्थिति में उसका जो कोणीय संवेग होता है, ठीक है, वह जो है mv और जो पथ की जो त्रिज्या होती है उसे गुणा करते हैं तो आ जाता है आपका कोणीय संवेग। तो चूंकि हमको यहाँ रेखीय संवेग ही जानना है तो बस ये जान लें। फिर से सुनिए मेरी बात को, रेखीय संवेग क्या है, लीनियर मोमेंटम किसे कहते हैं, तो रेखीय संवेग
किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या समझा? वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को। तो वस्तु का अगर द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान क्या है बेटा, अगर मान लो क्या है m है, ठीक है, और वस्तु का वेग, वस्तु का वेग क्या है v है, ठीक है ना, v मीटर प्रति सेकंड कर सकते हैं, 100 किलोग्राम में ले सकते हैं। तो बोले कि तब संवेग किसे कहते हैं? तो संवेग बराबर, संवेग बराबर, अतः पूछे कौन संवेग? तो रेखीय संवेग, ठीक है ना। तो रेखीय संवेग तो क्या होगा? द्रव्यमान गुणते वेग, ठीक है ना, संवेग। बेटा संवेग को हम p से प्रदर्शित करते हैं द्रव्यमान को m से और वेग को v से अगर प्रदर्शित करें तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा? p बराबर mv। अब पूछे कि संवेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। अच्छा, तो पूछे कि इसकी दिशा किधर को होगी? द्रव्यमान हमेशा अदिश राशि होता है, समय अदिश राशि होता है बेटा। वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। चाल कैसी राशि? अदिश राशि। अतः पूछे सदिश अदिश क्या होता है? तो केवल परिमाण अगर पता होता है तो अदिश होता है, और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा पता होता है तो सदिश होता है। तो संवेग कैसी राशि है? सदिश राशि। इसको कैसे प्रदर्शित करोगे? p से करोगे, ठीक है। तो अब द्रव्यमान कैसी राशि? अदिश राशि है। और वेग कैसा है? सदिश राशि है। तो पूछे संवेग की दिशा किधर होती है? तो वेग की दिशा में होती है। तो ये आपको एक समीकरण मिल गया। इस समीकरण से हमने जान लिया रेखीय संवेग। अतः रेखीय संवेग किसे कहते हैं? फिर से किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग का जो गुणनफल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? संवेग। इसे कैसे प्रश्न करते हैं? p से। यदि वस्तु का द्रव्यमान m है और वेग v है तो वस्तु का संवेग p mv होगा। कैसी राशि है? सदिश राशि। अब बेटा यहाँ पर इसके मात्रक के ऊपर विचार करेंगे हम लोग। मात्रक, तो p का मात्रक, ठीक है ना। p का मात्रक क्या होगा? तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, डायरेक्ट लेते हैं ना, क्या हो जाएगा बेटा? किलोग्राम, ठीक है। और वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो p का मात्रक जो होता है क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है, या न्यूटन सेकंड होता है। या देखो बेटा हम कुछ नहीं करने जा रहे, ध्यान से देखिएगा। न्यूटन सेकंड कैसे होगा, ठीक है ना। तो किलोग्राम ये है आपका, ठीक है, और ये है मीटर, और नीचे क्या है? सेकंड। मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। अगर हम ऊपर नीचे बेटा सेकंड से गुणा कर दें, ठीक है ना, ऊपर भी और नीचे भी। अब ज़रा बताओ, सेकंड में सेकंड का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? सेकंड का स्क्वायर। अब जरा सा फिर से यहाँ देखते हैं, संवेग का अन्य मात्रक है ना, तो कैसा होगा देखो। तो अब यह इसको हम लिख रहे हैं किलोग्राम, ठीक ना, मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, और एक सेकंड ऊपर वाला, ध्यान रखिएगा। ये देखो, ये देखो, ऐसे इसको देखो, ठीक है ना। तो किलोग्राम मीटर, सेकंड सेकंड का गुणा कर दिया, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये आगे क्या है? सेकंड, क्योंकि ऊपर नीचे से गुणा किए थे तो ऊपर वाला सेकंड है। अच्छा बेटा अब बताओ, यह किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को तुम क्या कहते हो? न्यूटन। तो बोलो, याद है ना पीछे का परिभाषा न्यूटन किसे कहते हैं? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को हम क्या कहेंगे? न्यूटन। और एक पहले ही से क्या होता है? सेकंड। इसलिए अब हमको याद रखना होता है कि रेखीय संवेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो पहला मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है या न्यूटन सेकंड होता है। क्लियर? ध्यान रहेगा ना आपको? क्लियर यहाँ तक? अच्छा, तो ये हम लोगों ने जान लिया कि रेखीय संवेग क्या होता है। बेटा अब हम थोड़ा सा यहीं पर बता देना चाहेंगे, क्योंकि जानकारी आपको ज़रूरी है। ये तो जाने हो रेखीय संवेग। आता पूछे रेखीय का मतलब क्या? तो सीधी रेखा में कोई वस्तु गति कर रही है तो उसी का नाम क्या दे रहे हो? रेखीय गति। और रेखीय गति में वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को ही तुम क्या कर रहे थे? रेखीय संवेग कर रहे थे, या केवल तुम संवेग कह सकते हो। लेकिन एक और होता है बेटा, उसका नाम है कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, ठीक है ना। कोणीय संवेग क्या होता है बेटा? इसके लिए थोड़ा सा समझ लो। तो मान लो कि कोई r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर m द्रव्यमान का कोई पिंड जो है v वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। r त्रिज्या है, इसका ये केंद्र O है, ठीक है ना। तो अगर कोई m द्रव्यमान का पिंड
आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो बोलो अभी पढ़े हो ना कि एम भी का गुणनफल क्या कहला रहा है, संवेग कहला रहा है, द्रव्यमान गुणे वेग। लेकिन जैसे ही इसमें आर से गुणा कर देते हैं तो उसका नाम देते हैं कोणीय संवेग। तो जो कोणीय संवेग होता है वो क्या होगा, तब यहाँ से लिखवाइए एम भी आर। तो कोणीय संवेग किसके बराबर होगा, एम भी आर, ठीक है ना। तो कोणीय संवेग ऐसे जानते रहेंगे। अब मात्रक किसके लिए करेंगे तो ध्यान देखना, यहाँ पर मात्रक क्या होगा, देखो ना, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, और 1 मीटर और, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, किलोग्राम, ठीक है ना, मीटर का स्क्वायर प्रति क्या होगा, सेकंड। तो यह टॉपिक भी हमको जानते रहना चाहिए कि कोणीय संवेग किसे कहते हैं, ठीक है। तो जब कोई पिंड जो है किसी अक्ष के परितः आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूमा करता है तो उसका कोणीय संवेग कैसे जानते हो, तो द्रव्यमान वेग और अक्ष से उसके घूर्णन गति यानी त्रिज्या दिखा सकते हो, त्रिज्या से गुणा कर देते हैं तो उसी को हम कहते हैं कोणीय संवेग, ठीक है। तो कोणीय संवेग का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम मीटर का स्क्वायर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको रेखीय संवेग समझा दिया, इसी टॉपिक से केवल यहाँ रिलेटेड है लेकिन ये जानना भी जरूरी था आपके लिए, तो ठीक है। रेखीय संवेग क्या है, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक आप जो है याद रखिए। इसका मुख्य रूप से बीमा वगैरह भी निकालने के लिए आता है, तो चाहो तो निकाल सकते हो यहीं से। रेखीय संवेग पी की बीमा, पी की क्या बेटा, बीमा, ठीक है। तो यहाँ से भी निकाल सकते हो चाहे कहीं से निकाल सकते हो, चलो यहीं से निकाल देते हैं। न्यूटन माने बल, तो बल के लिए mL/-2, ठीक है। आज सेकेंड के लिए क्या कहोगे, t, ठीक है। तो दिखाओ क्या होगा, mL/-1। पूछो क्यों, आता देखो t पर घात क्या है, -2 है, किसकी बीमा है ये, तो ये न्यूटन बल की बीमा, ये है mL/-2। और t को t से मिलाओगे तो यहाँ ऋणात्मक है और यहाँ धनात्मक है, ऐसे हो जाएगा। और नहीं तो इसी से निकालो, इसी से निकालो, देखो तो निकल गया ना। किलोग्राम का क्या होगा, मीटर, किलोग्राम का क्या होगा, द्रव्यमान, मीटर के लिए क्या होगा L, और t को कहाँ ले जाओगे, ऊपर, तो t पर घात क्या होगा, -1। तो चाहे इससे निकाल लो और चाहे इससे निकाल लो, तो p की बीमा पता चल गया, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से बीमा इसका पता चल गया। तो रेखीय संवेग किसे, अब इस संवेग की ज़रूरत क्यों पड़ा, क्योंकि न्यूटन का जो द्वितीय गतिविषयक नियम है बेटा, वहीं पर जो है संवेग से तुलना किया हुआ है। और संवेग को जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक जो है न्यूटन के दूसरे गतिविषयक नियम को हम नहीं जान पाएंगे। तो फिर यहाँ शॉर्ट ले लीजिए वीडियो का, ठीक है। और फिर हम जो है अब मिटा करके एक न्यूटन के दूसरा गतिविषयक नियम को समझा देते हैं। देखिए अब आगे।